हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और कुछ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो पढ़ा ही था, और कुछ फंक्शंस जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल या पावर फंक्शंस में उनके एक्सपोनेंट को में यूनिट्स होगा कि नहीं होगा, डायमेंशन होगा कि नहीं होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा चेक किया था। जैसे साइन किसका होगा या कॉस किसका होगा, तो एंगल का होगा, और एंगल क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। एंगल क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। उसी तरीके से पूरा का पूरा साइन थीटा भी क्या होता है, या पूरा का पूरा कॉस थीटा भी क्या होता है, डायमेंशनलेस। क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा ये सब क्या है, तो ये सब बेसिकली किसी राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो है, इसलिए ये ओवरऑल डायमेंशनलेस हो गए। ऐसी बातें हमने देखी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी हम लोगों ने देखा था उसके पहले। आगे बढ़ते हैं, थर्ड रूल की बात करते हैं। रूल 3 की अगर हम बात करें तो रूल 3 में डायमेंशनल एनालिसिस जो है किसी भी फॉर्मूले के, किसी भी फिजिकल रिलेशनशिप के, है ना, जिसको फॉर्मूला कहते हैं हम लोग, एक्यूरेसी को भी चेक करने के लिए यूज किया जाता है ना। जैसे कोई फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो उस पर भरोसा जताया जा सकता है, मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हैं। 100% श्योर नहीं होगा, लेकिन ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये कहीं सही फॉर्मूला होगा, है ना। यानी डायमेंशनल एनालिसिस gives us idea about accuracy of a formula, है ना। ये फॉर्मूला की एक्यूरेसी को दिखाता है, मतलब चेक करने में मदद करता है हमारी। जैसे कि एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि force on a body is given as F is equal to mv square by r, where m is mass, v is speed and r is radius, है ना। F is force on a body is given as mv square by r, है ना। check it whether it is accurate or not dimensionally। तो देखिए, अब इसकी कहानी समझिए। F is equal to mv square by r, ये फॉर्मूला सच में सेंट्रीपिटल फोर्स का आएगा एक फॉर्मूला। सर्कुलर मोशन जब हम पढ़ेंगे ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद, तो आएगा। तो देखिए, अगर ये फॉर्मूला है ना, तो यहां गौर कीजिए, ये फॉर्मूला सही है या गलत है, ये बात की बात है। हो सकता है ये गलत फॉर्मूला हो, डायमेंशनली सही हो लेकिन फॉर्मूला ओवरऑल गलत हो, है ना। लेकिन जरा चेक करें कि ये डायमेंशनली सही है कि नहीं। कम से कम डायमेंशनली तो सही होना चाहिए, है ना। पता चला जैसे कोई फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले में फोर्स को डिस्टेंस से हम इक्वेट कर रहे हैं, तो फोर्स कभी डिस्टेंस के बराबर हो सकता है क्या, तो कतई नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो इक्वेट होने की तो बात ही नहीं हो सकती, दोनों को इक्वेट हम कर ही नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई फॉर्मूला, फिजिक्स में कोई भी रिलेशनशिप अगर सही है, वो फिजिकली भी करेक्ट है, तो सबसे पहला जो उसका वेरिफिकेशन है वो हम डायमेंशनल चेक कर सकते हैं। मतलब उसको डायमेंशनली पहले करेक्ट होना होगा, फिर बाद में वो तो फिजिकल सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कैसे उसको हम डिराइव किए हैं। फिजिकल चेकिंग इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन डायमेंशनल चेकिंग जो है वो हम कर सकते हैं हम अपने अभी तक के नॉलेज से। जैसे अगर मैं इस फॉर्मूले का डायमेंशनल चेकिंग करूं तो जरा देख सकता हूं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो जैसे देखो LHS का डायमेंशन यहाँ क्या है, तो LHS फोर्स है, LHS इज फोर्स का डायमेंशन हम जानते हैं ml t to the power -2। और अगर RHS की बात करें तो RHS का डायमेंशन क्या है, RHS को अगर हम चेक करें तो RHS का डायमेंशन हो जाएगा मास, यानी m इंटू स्पीड का स्क्वायर। स्पीड को हम LT-1 लिख सकते हैं, दैट इज LT-1 का स्क्वायर बाई रेडियस r यानी l। अब इसके और सॉल्व करें तो m l स्क्वायर t टू दी पावर -2 बाई l। फिर चेक करें तो l से एक l कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m l t-2। अब गौर कीजिए, LHS का भी डायमेंशन है ml t-2 और RHS का भी डायमेंशन है ml t-2।
मतलब LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन इस रिलेशनशिप में सेम है, इसलिए हम 100% कंफर्म होकर कह सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। मतलब दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली एक्यूरेट और करेक्ट, डायमेंशनली एक्यूरेट, ठीक है ना, डायमेंशनली एक्यूरेट। और फिजिकली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है ये तो तब पता चलेगा जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे और इसको डराइव करेंगे, है ना, सिचुएशन के मुताबिक प्रोसीड करेंगे, है ना, जैसे उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को देखेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि सच में ये इसके बराबर है कि नहीं, है कि नहीं। हम नेट फोर्स निकालेंगे, v²/r अगर एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनटू मास सेंट्रीपिटल फोर्स हम कहेंगे, ये तो बात की बात है। यानी किसी भी फॉर्मूले का, है ना, 100% करेक्ट होने के लिए दोनों चीज जरूरी है। डायमेंशनली तो उसे करेक्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तब तो बात ही नहीं बनेगी। लेकिन डायमेंशनली करेक्ट होने के साथ साथ, ये तो पहला क्राइटेरिया है, एक और क्राइटेरिया है कि उसे फिजिकली भी करेक्ट होना होगा, उसे फिजिकली भी करेक्ट होना होगा। जैसे एक और सिचुएशन देखें, अच्छा सच, अगर आप मेरे से कहो कि सचमुच सर ऐसा होता है क्या, तो हाँ ये ठीक है, ये फॉर्मूला फिजिकली भी करेक्ट होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला डायमेंशनली तो करेक्ट है नहीं, LHS और RHS का डायमेंशन सेम है। ये फॉर्मूला खासकर F = mv²/r, वेयर F इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फिजिकली भी करेक्ट है, यानी ये 100% करेक्ट फॉर्मूला है। लेकिन चलो एक और इक्वेशन देखते हैं, x = ut प्लस 1/3 AT², है ना। जरा सा इसे मैं चेक करता हूं, अगर इसके डायमेंशनल एक्यूरेसी को चेक किया जाए, where x is displacement, u is initial velocity, t is time and a is acceleration, ऐसा इक्वेशन आप लोग देखे होंगे, है ना, 9th 10th में पढ़ा होगा। लेकिन जरा चेक करते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। x डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, तो LHS का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l, है ना, इज इक्वल टू u इंटू टी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो u तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, LT-1 इंटू टी, u इंटू टी प्लस 1/3 AT², 1/3 तो एक नंबर है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। a का क्या होगा, तो a एक्सेलरेशन है, तो LT-2 इंटू टी² दैट इज t²। अब जरा चेक करोगे तो ये t कैंसिल, यहां से ये t² कैंसिल, l प्लस l, यानी ut का भी डायमेंशन l के बराबर है और 1/3 AT का भी डायमेंशन, t² का भी डायमेंशन l के बराबर है। यानी ये भी अगर फॉर्मूले की बात करें, ये भी फॉर्मूला डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। x = ut प्लस 1/3 AT² या 1/4 AT² भी होता, 1/5 AT² भी होता, तो ये सब के सब फॉर्मूला क्या होते हैं, डायमेंशनली करेक्ट होते, है ना। 100% करेक्ट होते कि नहीं होते, ये बात की बात है। 100% करेक्ट तो तब होगा जब डायमेंशनली तो हो ही हो, फिजिकली भी हो। लेकिन आपको पता होगा, इस फॉर्मूले के बारे में तो आपको नहीं पता था, इस फॉर्मूले का तो फिजिकल करेक्टनेस मैंने अभी बताया है कि ये 100% करेक्ट है, तब आप जाने हो। लेकिन इसके बारे में आप कह सकते हो, तुरंत आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर यहाँ 1/3 नहीं, यहाँ 1/2 आता है। याद कीजिए, x = ut प्लस हाफ AT²। तो देखिए 100% करेक्ट फॉर्मूला x = ut प्लस हाफ AT² है, तो x = ut प्लस 1/3 AT², तो डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं है। दिस इक्वेशन इज नॉट फिजिकली करेक्ट, सो इट्स नॉट 100% करेक्ट फॉर्मूला। यानी ए फॉर्मूला मे बी डायमेंशनली करेक्ट बट फिजिकली इनकरेक्ट, ये सही स्टेटमेंट है। हो सकता है कि कोई फॉर्मूला हो वो डायमेंशनली करेक्ट हो लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं हो, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इन बातों का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4 की बात करते हैं। रूल नंबर 4, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जरा देखिए। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी
दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता हो। मेरी बातों को बड़ी गौर से सुनिएगा। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता हो और वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिन पे पहला फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैंने नाम लिया डिपेंड करता हो, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच प्रोडक्ट वाला रिलेशन हो, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला रिलेशन हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला रिलेशन नहीं, है ना, प्रोडक्ट वाला रिलेशन हो, तो हम लोग वहां भी डिराइव कर सकते हैं। उसका एक इंपीरिकल फॉर्मूला जरूर डिराइव कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे, या आपने नाम सुना होगा सिंपल पेंडुलम, है ना, सिंपल पेंडुलम। वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अपना पोजीशन, अपना मूड रिपीट करता है ना। सिंपल पेंडुलम जैसे पेंडुलम वॉच भी होता है कि नहीं। 2 सेकेंड उसका टाइम पीरियड होता है। ये 1 2 3 4 5 6, तो 1 सेकेंड आने में और 1 सेकेंड जाने में जो टाइम लगाता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो जब डिराइव किया साइंटिस्टों ने, तो उन्होंने कहा कि वो लेंथ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, एटसेट्रा एटसेट्रा पे डिपेंड करती है ना। तो किसी साइंटिस्ट ने एक इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने की कोशिश की। उसने ये माना कि मान लो जो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम है, वो जो बॉब हमारा ऑक्सीलेट करता है उसके मास पे, है ना, स्ट्रिंग जो जिस स्ट्रिंग से वो मास बंधा हुआ है उसके लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, सब पे डिपेंड करता है। तो उसका एक नॉट एग्जैक्ट फॉर्मूला, लेकिन हम लोग एक इंपीरिकल फॉर्मूला जैसा डिराइव कर सकते हैं। कैसे? तो लेट टी डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान यहां ये रखना है कि मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये सब के सब प्रोडक्ट फॉर्म में होने चाहिए। किस फॉर्म में होने चाहिए? प्रोडक्ट फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है ना, तभी ये फॉर्मूला डिराइव भी हो पाएगा। लेट टी डिपेंड्स ऑन एम, एल एंड जी। ठीक है ना। और कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, उस कांस्टेंट के बारे में हम कोई आइडिया नहीं लगा सकते, डायमेंशनली तो नहीं लगा सकते हैं। उसके बारे में आइडिया लगाने के लिए हमें उस प्रॉपर फिजिकल मेथड पे जाना होगा। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस से हम क्या कर सकते हैं वो जरा सा मैं आपको दिखा दूं कि मैं मान लूंगा अपने मन से कि लेट टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर ए, हमें नहीं पता मास का कितना पावर इन्वॉल्व है, इनटू एल लेंथ टू द पावर बी, हमें यह भी नहीं पता कि लेंथ का कितना पावर इन्वॉल्व है, और इसी तरह हमें यह भी नहीं पता कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कितना पावर इन्वॉल्व है। सपोज मान लिया हमें पहले से पता है कि मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कुछ पावर इन्वॉल्व हैं टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल पेंडुलम के, तो मैं लिख सकता हूं टी वेरीज एज m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c। ठीक है ना। अगर ये सही में करेक्ट फॉर्मूला है, अब देखिए इसको और इलैबोरेट अगर मैं करूं तो मैं लिख सकता हूं t इज इक्वल टू k समथिंग कांस्टेंट विच इज डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, विच इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूं t इज इक्वल टू k m टू द पावर a, l टू द पावर b, g टू द पावर c। अब अगर सचमुच ये रिलेशन सही है तो हम a, b और c का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? तो हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कि t और इस पूरे के बीच इक्वल टू का साइन है ना, तो साइन ऑफ कंपैरिजन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग LHS और RHS का डायमेंशन इक्वेट कर सकते हैं, डायमेंशन इक्वेट कर सकते हैं। तो देखिए इधर हमारा LHS की बात करें तो t है, तो RHS का भी डायमेंशन क्या होना चाहिए t। तो RHS का डायमेंशन अगर मैं निकालूंगा, RHS का डायमेंशन, तो ये क्या हो जाएगा m टू द पावर a, दैट इज m टू द पावर a, फिर l टू द पावर b, दैट इज l टू द पावर b, क्योंकि इन सब को अब हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखना चाहेंगे। g टू द पावर c, अब g क्या है? तो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो l t टू द पावर -2 एंड होल टू द पावर c, क्योंकि g टू द पावर c है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू t, क्योंकि इन सब का डायमेंशन t के बराबर होना चाहिए। ऑलराइट, ऑलराइट। तो इन सब को m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर l, t टू द पावर -2 एंड होल टू द पावर c, दैट मस्ट बी इक्वल टू t। अगर ये सही में सच रिलेशन है, अब हम यहां से a b c निकाल सकते हैं। कैसे? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं m टू द पावर a इंटू, देखिएगा l टू द पावर b इंटू l टू द पावर c यहां का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा l टू द पावर b प्लस c, फिर t टू द पावर -2c, t टू द पावर -2c
एंड दैट मस्ट इक्वल टू टी को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 एंड t। अब मुझे इक्वेट करना है, कारण ये है क्योंकि t को हम m से या l से इक्वेट नहीं कर सकते। अगर ये इक्वेशन सचमुच सही है तो m का पावर यहाँ a है, m का पावर यहाँ 0 है, तो m को m से इक्वेट करेंगे, पावर को l के पावर को l के पावर से इक्वेट कर सकते हैं हम, क्योंकि ये सब इंडिपेंडेंट है, हम जानते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। और t के पावर को t के पावर से इक्वेट कर सकते हैं। तो इधर अगर m टू द पावर 0 है तो m टू द पावर a, यानी तुरंत हम कंक्लूजन पे आ सकते हैं a इज इक्वल टू 0। फिर l टू द पावर b प्लस c l टू द पावर 0, तो हम तुरंत कंक्लूजन पे आ सकते हैं b प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट इज b इज इक्वल टू माइनस c, है ना। उसी तरीके से t टू द पावर माइनस 2c इज इक्वल टू, यहाँ माइनस 2c है पावर, यहाँ t पावर 1 है, यानी माइनस 2c इज इक्वल टू 1, यहाँ से c इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/2। तो c अगर माइनस 1/2 है तो b क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑफ c दैट इज माइनस ऑफ माइनस 1/2, माइनस ऑफ माइनस 1/2 दैट इज 1/2। सबके वैल्यूज आ गए, a 0 होगा, b 1/2 होगा और c माइनस 1/2 होगा। आ गया रिलेशन। अब हम धड़ल्ले से कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि t वेरीज एज m टू द पावर 0, चूंकि a 0 है, m टू द पावर 0 का मतलब m पे डिपेंड नहीं किया, m का कोई पावर इन्वॉल्व नहीं है, तो l टू द पावर 0 को मैं सीधे 1 लिख देता हूं, l टू द पावर b g टू द पावर c, यानी l टू द पावर b कितना है भैया, b है 1/2 इंटू g टू द पावर c, g टू द पावर माइनस 1/2। या फिर हम फर्दर लिख सकते हैं t वेरीज एज l टू द पावर 1/2 बाई g टू द पावर 1/2। या फिर फर्दर लिख सकते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं इसके बाद, t वेरीज एज रूट ओवर l बाई जी, क्योंकि l पे भी 1/2 पावर है और g पे भी 1/2 पावर है, तो मैं पूरे में रूट लगा सकता हूं, t वेरीज एज अंडर रूट l बाई जी, ठीक है। और जब फिजिकली इसको चेक करते हैं ना, तो ये जो कांस्टेंट k था ना, ये k आ जाता है 2 पाई, है ना। 2 पाई ये कांस्टेंट डायमेंशनलेस कांस्टेंट है पाई, तो 2 पाई भी डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो इतना श्योर है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला कुछ ऐसा ही आता होगा, और सही बात है, ऐसा ही आता है। जब हम सिंपल पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि ये जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई अंडर रूट l बाई जी के बराबर होता है, 2 पाई अंडर रूट l बाई जी के बराबर होता है। तो अप्रोक्सीमेटली फॉर्मूला का आइडिया तो लग ही गया ना कि t वेरीज एज अंडर रूट l बाई जी। मतलब हम ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ कांस्टेंट आता होगा जो कि डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं चलेगा, वो तो एग्जैक्ट मेथड से पता चलेगा, फिजिकली वो चेक करना होगा। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस से ये जरूर पता चल गया कि एल और जी का कितना पावर इन्वॉल्व होगा, ये जरूर पता चल जाएगा। तो एक अप्रोक्सीमेट बहुत हद तक हम एक्यूरेसी की तरफ जा सकते हैं विद द मेथड। यानी रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी कुछ 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज पे के प्रोडक्ट फॉर्म में डिपेंड करता हो, तो हम उन गिवन फिजिकल क्वांटिटी, उस डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के उन पावर को जरूर निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जो उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। जैसे मैंने लेंथ, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के उन पावर्स को निकाल लिया हमने विद द डायमेंशनल होमोजेनिटी, ठीक है ना, निकाल दिया, a 0 b 1/2 एंड c माइनस 1/2, ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे ऑलराइट, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो रूल नंबर 5 की बात आएगी, ये लास्ट है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, ऑलराइट, ओके। अंतिम रूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये जो हम लोग कन्वर्जन पढ़ते थे ना, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, उसी के जैसा है ना, उसी की तरह है। ये क्या कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से भी कर सकते हैं। बाकी आई विल सजेस्ट कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 से ही आप लोग करना, जिस मेथड में भी आप एक्सपर्ट हो
उस पे करना कन्वर्जन के क्वेश्चन। आई थिंक मैं जूम सेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराया हूँ, N1 U1 = N2 U2 वाला। मैं और भी कराता रहूंगा जब तक आप उसमें 100% परफेक्ट नहीं हो जाएंगे एक एक स्टूडेंट। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पर डे ऑलमोस्ट हम लोग जूम सेशन भी करते हैं। हम रूल नंबर 5 की अगर बात करें तो रूल नंबर 5 क्या कहता है, अब बेसिकली इसके स्टेटमेंट को सुनिए, मैं पहले समझा दूं। मैंने एक दिन एक बात बताई थी कि एसआई सिस्टम के मुताबिक मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 फंडामेंटल हैं। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल सप्लीमेंट्री है। ठीक है, ये 7 फंडामेंटल की अगर हम बात करें, अब होता क्या है कि कोई भी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी हो इन 7 के अलावा, उसको हम इन 7 के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे फोर्स को हम mlt-2 लिखते हैं ना, एनर्जी को ml²t-2 लिखते हैं, वेलोसिटी को lt-1 लिखते हैं, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। फिर मैंने ये भी बताया था कि जरूरी नहीं है, एसआई के मुताबिक ये 7 फंडामेंटल है, कभी कभी हो सकता है कि कोई अलग सिस्टम हो जिसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये ना हो, कोई और सेट हो। जैसे मैंने एक दिन क्वेश्चन भी दिया था कि आप चेक करके बताओ, 3-3 का सेट दिया था, एक क्वेश्चन भी कराया था और आपको कहा था कि पता करो कि इसमें कौन फंडामेंटल की लिस्ट में आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है। तो फंडामेंटल की लिस्ट में वही आ सकते हैं, है ना, जो एक दूसरे से डिराइव नहीं हो सके, एक दूसरे से डिराइव नहीं हो सके, है ना। तो इसी पे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अगर जैसे सपोज अलग अलग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एसआई के मुताबिक अगर किसी का कोई फॉलो करने लगे, आई रिपीट कि अलग अलग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज अदर देन एसआई को अगर मैं फॉलो करने लगूं, तो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का मैं कैसे फॉर्मूला निकालूंगा, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को उनके फॉर्म में जिनको मैंने अब फंडामेंटल माना है। जैसे आप आज फोर्स को क्या कहते हो, फोर्स = तुरंत आप बोल देते हो ना डायमेंशन, mlt-2 फोर्स का डायमेंशन बोलते हो आप ऐसा क्यों बोल पाते हो? मैं ऐसा क्यों बोल पाता हूं? क्योंकि मैं एसआई को फॉलो करता हूं। mlt हमारा फंडामेंटल डायमेंशन है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में मास, लेंथ और टाइम का डायमेंशन है। तो जब तक कुछ मेंशन नहीं होता है तो मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए उस फंडामेंटल एसआई सिस्टम वाले फंडामेंटल क्वांटिटीज पे फोकस करता हूं। लेकिन पता चला किसी का सिस्टम एसआई नहीं है ना, किसी ने ये कह दिया कि नहीं मेरा mlt नहीं है, मेरा फोर्स, वेलोसिटी और टाइम ही फंडामेंटल है, मेरा फोर्स, वेलोसिटी और टाइम ही फंडामेंटल है। तो बताओ मास का फॉर्मूला क्या होगा, मास का फॉर्मूला क्या होगा? या कोई कह देगा मेरा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, है कि नहीं? या कोई पूछ देगा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? तो पहले मेरा मास, लेंथ, टाइम ये सब होता था, मास, लेंथ, टाइम एसआई के मुताबिक मेरा फंडामेंटल होता था, है ना। और कोई कहता था कि फोर्स का डायमेंशन बताओ, तो हम तुरंत mlt के फॉर्म में जवाब दे देते थे। लेकिन अब mlt हमारा फंडामेंटल नहीं है, एक आर्बिट्रेरी सिस्टम मैंने बनाया है जिसमें मान लो, एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो फोर्स, वेलोसिटी और टाइम हमारा फंडामेंटल बन गया, है ना। और कोई पूछ रहा है मेरे से कि बताओ एनर्जी का डायमेंशन FVT के फॉर्म में क्या होगा? mlt के फॉर्म में तो दुनिया जान गई, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के फॉर्म में क्या होगा? या एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड, लाइट की स्पीड के फॉर्म में क्या होगा, है ना। या लेंथ, टाइम और फोर्स के टर्म में क्या होगा? बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। आ रही बात समझ में? मतलब उनके ही फॉर्म में पूछी जा सकती है जो सच में फंडामेंटल की लिस्ट में हो सके, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। पता चला हम एक ऐसा लिस्ट तैयार कर रहे हैं नए आर्बिट्रेरी सिस्टम का, जिसमें जो क्वांटिटी को हम डिसाइड कर रहे हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करने लगे, तब तो हमारा लिस्ट ही गड़बड़ है, क्योंकि वो फंडामेंटल की कैटेगरी में आ ही नहीं सकते, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन तभी पूछे जाएंगे जो दिए जाएंगे आर्बिट्रेरी सिस्टम के, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वैसे ही दिए जाएंगे जो वैलिड हो, जो क्या हो, वैलिड हो। जैसे एक क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है, सपोज इफ फोर्स, velocity and time are taken as fundamental physical quantities, fundamental physical quantities, then
व्हाट इज डायमेंशन ऑफ मास m, मास, एनर्जी, मोमेंटम एंड मोमेंटम। मतलब ये तीन, मास, एनर्जी एंड मोमेंटम का मुझे फॉर्मूला बताना है। किसके लेकिन टर्म में, एफ, वी और टी के टर्म में, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में, है ना। ये हमें अब ध्यान रखना है। मतलब अब मुझे, जैसे मैं एम, एल, टी, ए, के, इन सब के फॉर्म में जो जवाब देता था, अब मुझे एफ, वी, टी पे ही फोकस करना है। मुझे एफ, वी, टी के ही टर्म में मास का, एनर्जी का और मोमेंटम का एक फॉर्मूला बताना है। ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं। ऐसे जैसे मास का सबसे पहले निकालना है ना, मास का सबसे पहले निकालना है। तो देखिए गौर कीजिए, एसआई सिस्टम को जब हम फॉलो करते थे तो ये फोर्स, वेलोसिटी, ये दोनों डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता था। टाइम फंडामेंटल में ही आता था। टाइम तो उन सातों में आता है, लेकिन फोर्स और वेलोसिटी डेराइव्ड में आता है। अगर ये सच में फोर्स, वेलोसिटी, ये वही फोर्स है जो हम पहले एसआई के मुताबिक डिराइव करते थे, ये वही वेलोसिटी है जो पहले हम एसआई के मुताबिक डिराइव करते थे, LT-1। तो अगर मास एफ, वी, टी पे डिपेंड करता है तो बिल्कुल रूल नंबर 4 की तरह, जैसे टाइम डिपेंड करने लगा था किस पे, टाइम पीरियड डिपेंड करने लगा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेंथ और मास पे, तो ए, बी और सी कैसे निकाला है, वैसे ही हम यहां कर सकते हैं। हम अपने मन से मान सकते हैं, लेट मास की बात करें, अगर m जो है वो एफ, वी और टी के डिफरेंट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f टू द पावर a, v टू द पावर b, t टू द पावर c। तो a, b, c जैसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा मेरा काम बन जाएगा, है ना। a, b, c कैलकुलेट होते ही I will be able to give the perfect relationship for m के लिए मैं f, v, t के फॉर्म में जवाब दे दूंगा। तो मान लिया f टू दी पावर a, v टू दी पावर b, t टू दी पावर c। अच्छा एक चीज और, ये काम आप तभी कर पाओगे जब ये प्रोडक्ट फॉर्म में हो, मतलब फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन और पावर के ही फॉर्म में रहना चाहिए, क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शन की तो बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये सब आ रही बात समझ में ना। तो m वैरीज एज f टू दी पावर a, v टू दी पावर b, t टू दी पावर c अगर है तो मुझे a, b और c अब निकालना होगा, है ना। कैसे निकलेगा, तो मैं अब लिखूंगा m, LHS का डायमेंशन तो m है। अब f, v, t को SI सिस्टम के मुताबिक मैं ब्रेक करूंगा, तो मैं लिखूंगा m टू दी पावर 1, ठीक है ना। डायमेंशनली अब मैं LHS और RHS को बराबर कर रहा हूं। m को m टू दी पावर 1, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 0 लिख सकता हूं, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू f टू दी पावर a। और f को क्या लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे mlt के ही फॉर्म में इधर भी लिखना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन सॉल्व हो पाएगा। तो मैं f को लिखूंगा mlt टू दी पावर -2 होल टू दी पावर a। v को क्या लिखूंगा, lt-1 होल टू दी पावर b एंड t टू दी पावर c। फिर मैं फर्दर क्या लिखूंगा, m टू दी पावर a अलग, यहां गौर कीजिएगा, l टू दी पावर a इंटू l टू दी पावर b मल्टीप्लाई हो रहा है तो l टू दी पावर a प्लस b। फिर देखिएगा t टू दी पावर -2a, t टू दी पावर -b और t टू दी पावर c 3 बार है तो पावर ऐड हो जाएगा, t टू दी पावर -2a -b प्लस c, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू m टू दी पावर 1, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 0। नाउ m के पावर को, l के पावर को और t के पावर को इंडिविजुअली मैं इक्वेट करूंगा और हमारा abc आ जाएगा। जैसे m टू दी पावर 1, m टू दी पावर a, यानी a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट l टू दी पावर 0, l टू दी पावर a प्लस b, यानी a प्लस b कितना आ जाएगा 0, और a है 1 तो 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, b आ जाएगा -1। फिर t टू दी पावर 0 और इधर t टू दी पावर